हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग ना, जैसे अभी मैं काफ़ी सारे बच्चों से आप लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ फ़ोन के थ्रू और फिजिकल फॉर्मेट में भी, यहाँ ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी। एक जो बड़ा रिकरिंग सा मेरे को मुद्दा लगा, तभी मैंने इस वीडियो को पिक किया है कि कई सारे लोग ना मेंस, जैसे मेरे से अभी तो अधिकांश बच्चे वही मिल रहे हैं जो इस बार मेंस लिख कर आए। उनके अंदर भी मैंने जो एक पॉलिसी देखी है उसको भी मैं यहाँ डिस्कस करूँ, और काफ़ी सारे बच्चे जो शायद इस वीडियो को देख भी रहे हैं क्योंकि उनके लिए रेलिवेंट हम लोगों ने इसका थंबनेल रखा गया है। और काफ़ी सारे वो हैं जिन्होंने मीन्स नहीं लिखा लेकिन तैयारी कर ली है, तो उनको भी थोड़ा सा एक लाइन ऑफ थॉट पता चल जाए। अभी जो बच्चे आके मिल रहे हैं उन्होंने ना एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो मेरे को लग रहा है कि किया है, और एज एन जब हम लोग भी एस्पिरेंट थे तो जो हमारी स्टूडेंटशिप का लेवल था, मैं देखता हूँ कि काफ़ी कम बच्चों में अब वो लेवल ऑफ स्टूडेंटशिप देखने को मिलता है। लेवल ऑफ स्टूडेंटशिप का मतलब है कि जिस सिंसियरिटी के साथ, और हम जब सिलेक्शन हो जाता है तो हर कोई बोल रहा है वही कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कोई भी टॉपर इन जनरल जो एवरेज भी है, 5 से 6 सालों में लोगों ने पेपर को निकाला है। जो पेपर 5 से 6 सालों में निकाल रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी केवल मैं उसी व्यक्ति के अंदर मानूंगा, जैसे इस बार एक हमारा डायरेक्ट स्टूडेंट तो नहीं है, आवाज पंडित, जिसका रैंक 12 आया था जनरल कैटेगरी से, कांगड़ा से, देहरा से। तो उसने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट के अंदर बहुत कम एज में पेपर को निकाला है, या कुछ एक और बच्चे हैं जिन्होंने कम एज में पेपर को निकाला है। उनको शायद मैं कंसिस्टेंट मान सकता हूं, हर किसी को कंसिस्टेंट नहीं मान सकता, ऑल्दो उन्होंने पेपर को क्वालिफाई किया। तो जो अभी तैयारी के प्रोसेस में, उनको भी समझना पड़ेगा कंसिस्टेंसी 4 साल में पेपर निकालने को नहीं बोलते हैं। कंसिस्टेंसी यूपीएससी है, कई सारे बच्चे इस बार, जैसे अरण्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस क्वालिफाई किया है, उसको मैं कंसिस्टेंट बोलूंगा क्योंकि उन्होंने 18 साल में हमारे साथ ज्वाइन किया था और 22 साल की एज में पेपर को क्वालिफाई किया। तो 4 साल विद कॉलेज वो कंसिस्टेंट रही है, तब उसने पेपर को निकाला है। राइट। तो आपको समझना पड़ेगा, ये क्यों बात मैं बोल रहा हूं कि एक एक महीना दिवाली और शादियों में बच्चों ने वेस्ट करके अब जाके दोबारा प्रिपरेशन के प्रोसेस में आए हैं। और एक्सक्यूज है कि चलो हमारा बहुत ज्यादा, मतलब इतना थ्रस्ट हम लोगों ने इस तैयारी में डाला हुआ था और अब हमें रिलैक्स करना था। आप समझो, एक दिन में आप औसतन 10 घंटे पढ़ते थे, 9 घंटे पढ़ रहे थे, एक महीने में आपने 270 घंटे का लॉस किया है। वो 270 घंटे आप कैसे भी करके वापस नहीं कमा पाओगे। राइट। क्योंकि ऑलरेडी इस तैयारी के अंदर 8 से 10 घंटे तो डेली पढ़ना ही है। 10 घंटे हायर कैप होती है, इसके बियॉन्ड जाना, जिसमें आप अच्छा प्रोडक्टिवली भी पढ़ रहे हो, इसके बियॉन्ड जाना कठिन है। तो आप रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ सकते हैं। उन 270 घंटे को रोज 1 घंटा भी एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो 270 दिन, तकरीबन तकरीबन 1 साल और एक्स्ट्रा पढ़ोगे, जस्ट टू कवर दैट वन पर्टिकुलर मंथ विच यू हैव लॉस्ट रिसेंटली। तो इसलिए जो सही समय होता है, कभी भी जिन लोगों ने मीन्स लिखा है, इंटरव्यू भी दिया है या रैंक भी निकाली और पीछे रैंक आ गई है, उन लोगों के लिए भी अपने को रिकरेक्ट करने का टाइम यही वाला टाइम फ्रेम होता है, दैट इज इन द मंथ ऑफ ऑटम, सॉरी इन द मंथ ऑफ, यस राइट, इन द मंथ ऑफ ऑटम। जैसे ही आपके पेपर खत्म होते हैं, मीन्स के एग्जामिनेशन खत्म होते हैं, टिल जनवरी फॉर यूपीएससी एंड टिल फरवरी फॉर एचपीएस एग्जामिनेशन इज द लास्ट टाइम यू प्रिपेयर फॉर मीन्स। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि चाहे किसने कितने साल भी तैयारी करी, उसके बाद उसको मीन्स को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये लास्ट डेट होती है जो मीन्स के लिए आप दे रहे हो। अब देखिए, ऑलरेडी आज 10 नवंबर की तारीख है जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। अब नवंबर ऑलरेडी आपका 1/3 खत्म हो गया है, दिसंबर है और जनवरी है, 3 ही महीने तो बचे हैं जिसमें हम अब मेंस को कर रहे हैं। मेंस आप लोगों ने इस बार मेंस एग्जामिनेशन लिखा है, लेकिन उतने अच्छे ढंग से आप लोग नहीं लिख पाए हैं। आपने अक्टूबर का महीना तकरीबन तकरीबन पूरा खत्म कर दिया, सितंबर में आप लोगों के एग्जामिनेशन थे। एक महीना जो ये खराब किया है लास्ट में, अगर आप देखोगे, प्रीलिम्स की मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, मेंस के अंदर जो आपकी कमी रह जाएगी जिसको ठीक करना था, उसमें लास्ट में 1 महीने की ही कमी रह जाएगी। ये कुछ इस तरह से है, जब आप लोग कभी भी, हम लोग जब कॉलेज में थे, जैसे इंजीनियरिंग हम लोगों ने करी, तो लास्ट डे एग्जामिनेशन है कि 2 दिन पहले पढ़ना शुरू कर दिया किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। पूरी रात पढ़ लिया, सुबह जाके पेपर देने बैठ गए। आखिरी के टाइम पे अगर आपको ध्यान हो, आपको पेपर से हमेशा पहले ऐसा लगता है यार 1 घंटा और मिल जाता तो मैं ये पेपर आज फोड़ देता। सेम ये पेपर भी ऐसा ही है कि आपको जून में रियलाइज होगा यार 1 महीना और मिलता और ये पेपर अगर 15 दिन 20 दिन और शिफ्ट हो जाए तो मैं इस पेपर को फोड़ दूंगा या फोड़ दूंगी। अब समझिए, ये 1 महीना वहां पे आपको जाके चुभेगा। मेंस के अंदर एक लेवल, देखिए, लर्निंग का ग्राफ आपको समझना पड़ेगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उस तरह की कंसिस्टेंसी आप लोगों में नहीं है। शुरू में ग्रोथ बहुत तेज आती है जब आप 80% के मार्क को क्रॉस कर लेते हो, कि आप प्रीलिम्स निकाल दे रहे हो, मेंस की कट ऑफ गई है, जैसे पिछली बार तो बहुत ही नीचे चली गई थी हिंदी के कारण, तो 405 मान लीजिए कट ऑफ चली गई, लेकिन आपके आगे 410 नंबर आ रहे हैं, 390 मार्क्स आ रहे हैं, 380 मार्क्स आ रहे हैं। ये वो मार्क है जो आप 80% तक यहां पहुंच चुके हो, 80% आपने अचीव कर लिया। जो रेस्ट ऑफ द 20% है उसकी ग्रोथ बहुत कम होती है, ये प्लेट्यू पे आ चुके हैं आपकी नॉलेज। लास्ट में बहुत एफर्ट, पूरे 1 साल का, 2 साल में आप यहां तक पहुंच सकते हो 80% तक, लेकिन लास्ट का जो 1 साल है ये केवल 20% को कवर करने में लग जाता है।
तो लास्ट जैसे हम लोग ट्रैकिंग भी करते हैं तो लास्ट की जो चढ़ाई होती है जब हमने समिट को क्लाइंब करना होता है तो वो ऑलमोस्ट मोरेन्स है, उनको है ना क्लिफ बने हुए हैं, उनको आपको ऑलमोस्ट क्लाइंबिंग के लेवल पे, ट्रैक के लेवल पे नहीं, क्लाइंब के लेवल पे जाके चढ़ना पड़ता है। सेम ऐसे ही ये तैयारी, लास्ट का जो 20% का थ्रस्ट आप लोग देंगे यही आपकी रैंक को डिसाइड करता है। एक और बात आप समझ लीजिए, ये पेपर आपकी नजर में तब क्वालिफाई होता है जब आप एसडीएम बनते हो, डेट इज प्योर एचएस जिसके आगे लिखा जाता है ब्रैकेट पे, वो बनते हो। अंटिल अनलेस आप कोई भी रैंक हासिल करते हो, आप इसी पोजीशन को एस्पायर करते हुए बार बार पेपर की जर्नी में रहते हो। जॉब में आने के साथ है ना, ये पेपर को क्वालिफाई करने के साथ नीचे की पोजीशन मिलने के बाद आप एचएस में कन्वर्ट कर पाओ, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपको ऐसा बात मेरे नहीं यकीन होता है तो आप हर साल देखेंगे एक या दो ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो ऑलरेडी सर्विसेज में थे एचएस और अलाइड की, उन्होंने इंप्रोवाइज करके एचएस के अंदर एंटर कर गए। अनुमम वे लोग होते हैं जिन्होंने पहली बार में एचएस को क्वालिफाई किया। इस बार 3 लोग एचएस आए, उसमें से केवल जो रैंक 1 है वही ऑलरेडी सर्विस में थे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस थे। बाकी के 2 लोग बिल्कुल फ्रेशर थे जो स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज में नहीं थे, उन्होंने एचएस में कन्वर्ट किया। इससे पहले भी लास्ट ईयर भी जब हिमानी रैंक 2 आई है, अनुभव रैंक 3 आए हैं, इन लोगों ने भी इंप्रोवाइज करके ही रैंक 2 और 3 तक पहुंचे थे। इन लोगों ने भी फ्रेशर फॉर्मेट में रैंक 2 और 3 को हासिल किया था, इंप्रूव नहीं किया था। आप इंप्रूव तब तक कर सकते हैं जब तक आप बेरोजगार हैं। चांसेस वही ज्यादा हैं कि आप जब तक स्टूडेंट लाइफ में हैं तभी आप टॉप रैंकर के अंदर जा सकते हैं। तो इसलिए जो मैं बात बोल रहा हूं कंसिस्टेंसी, ये 20% लास्ट में आपको इसलिए चुभेगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू कुड एबल टू क्वालिफाई दिस वेरी एग्जामिनेशन और आपकी रैंक नीचे जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू हैड जस्ट एंड अप विद द इंटरव्यू और आप लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट यू हैव टेकन अप द इंटरव्यू। तो आप 80% तो कवर कर गए, लेकिन रेस्ट ऑफ द 20% का जो एक्स्ट्रा एफर्ट था, जो 1 महीना था, 1.5 महीना था, आपने लॉस्ट कर दिया। वो आप कुछ भी उसके लिए नहीं किया जो किया जाना चाहिए था, राइट। इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा है। अभी चाहे आपने इंटरव्यू दिया हो, चाहे आपने रैंक निकाली हो, आपको समझना पड़ेगा आपके नोट्स में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं और उन कमियों को कई बार फॉल्स ईगो आ जाती है, हमने तो रैंक निकाल दी कि हमसे ज्यादा थोड़ी किसी को जानकारी है। तो अगर किसी ने रैंक निकाली तो लगातार क्यों वहीं उसी रैंक पे अटका हुआ है और क्यों नहीं वो टॉप के अंदर जा पा रहा है या उतने मार्क्स नहीं ला पा रहा। तो आपको समझना पड़ेगा देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके नोट्स में बहुत सारी कमियां हैं, चाहे आपने इंटरव्यू दिया है, चाहे रैंक निकाली है या मेन्स लिखा है कई बार पिछली बार 10 साल से। तो उन नोट्स की कमियों को कैसे पूरा करें, कुछ एक चीजें मैं लिख के दे रहा हूं। 2 तरीके होते हैं नोट्स के कंटेंट को अपग्रेड करने के लिए। एक तरीका है प्योरली नोट्स लेवल पे, दूसरा मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूं। देखो हम लोगों ने कुछ ना अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं, उन प्रोडक्ट को डिजाइन करने का कुछ एक टारगेटेड अप्रोच होती है। जैसे जब मैं नोट्स अपडेशन की बात कर रहा हूं कि नोट्स अपडेट करना होता है, उसका एक प्रोडक्ट है अतुल्य नीव। ऐसा नहीं है कि वो आप यहीं सिविल स्टैप के मंच पे आके ही या इन्हीं क्लासेस में सीख सकते हो, तरीका बता रहा हूं, वो तरीका घर पे भी रेप्लिकेट हो सकता है। ऐसे ही अतुल्य एडवांस है जिसमें हम लोगों ने इस बार किताबें दी और आंसर राइटिंग क्लासरूम के अंदर कराई और साथ में बहुत अच्छा कंटेंट दिया। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वो प्री और मेंस के बीच में चल रहा है, तो हर कोई उसको लाइव नहीं देख पाया, तो लास्ट में लोगों ने स्किप किया और केवल किताबें जो है पढ़ ली, है ना। और लेकिन किताबों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम क्लासेस में डिलीवर करते किताबों के अंदर नहीं है, या किताबों के अंदर दे रखी लेकिन उसकी गहराई को आप समझ नहीं पा रहे, ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल गए, नहीं समझ पाए तो आप वहां एग्जामिनेशन में कोड भी नहीं कर पाए। तो एडवांस अलग ऑब्जेक्टिव से बनाया अतुल्य, अतुल्य नीव अलग ऑब्जेक्टिव से बनाया। इस नीव के ऑब्जेक्टिव को आपको शेयर करो कि आप इसको घर पे भी रेप्लिकेट कर सकते हो। बेसिकली जब नोट्स अपडेट करने की बारी आती है, अपडेट करने का तरीका समझिए कि आपने पर सब्जेक्ट के लिए क्या करना है। आप सिलेबस वाइज पहले तो चीजों को सामने रखिए, सिलेबस वाइज आप नोट्स बनाओगे। एक सबसे पहला प्रिंसिपल आप लोग फॉलो कीजिए, प्रिंसिपल ऑफ टू डिस्कार्ड योर ओल्ड नोट्स। कई बार हमारी अपने नोट से इतनी आत्मीयता हो जाती है कि हमें लगता है यार ये आपने अपने हाथों से, मेरे को भी थी, है ना, जब हम तैयारी के प्रोसेस में थे, तैयारी खत्म भी कर दी, उसके 4 साल के बाद हाथ के लिखे नोट्स हैं, क्योंकि भरी मतलब A4 शीट की कम से कम 1000-1200 पन्नों की वो नोट्स थे अलग अलग फाइलों के अंदर अटैच। मन ही नहीं कर रहा था उनको फेंकने का। कभी भी ऐसा लगता था इसके अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पता नहीं वो रीड करके दोबारा से जो है मैं कहीं भूल ना जाऊँ या इन्फॉर्मेशन खत्म ना हो जाए। तो आपको समझना पड़ेगा, आप उनको फेंकिए मत, लेकिन उनको रीड करना बंद कर दीजिए। आपको अपने नोट्स को रीस्ट्रक्चर करने का टाइम आ गया। अगर एक मैं उदाहरण के तौर पे देखो क्या हमने पॉलिसी करनी है, अपने नोट्स को आप हमेशा समझो क्रिस्प होने चाहिए और एनरिच्ड होने चाहिए। बस 2 ही प्रिंसिपल लास्ट में रह जाते हैं। जो आपके इनिशियल नोट्स होते हैं, आप लोगों ने खुद भी ये आभास किया होगा कि इनिशियल नोट्स आर ऑलवेज बल्की, क्योंकि जब आप फर्स्ट स्टेजेस ऑफ लर्निंग में होते हैं, आप खुद देख लीजिए, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते तो आपको लगता है यार हर एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है यार, लिख लेते हैं। आप क्या करते हैं, 78 पेज की एनसीईआरटी पढ़ते हो, 110 पेज के उसके नोट्स बना ले रहे हो। तो आप समझो 78 पेज के एनसीईआरटी के 110 पेज के नोट्स बनाना is a utter waste of time, not while making the notes but thereafter also when you are going to revise those notes again।
तो रेदर देन रीडिंग 78 पेज एनसीईआरटी, यू आर रीडिंग 110 पेजेस ऑफ नोट्स, यू आर गिविंग एक्स्ट्रा टाइम। नोट्स का सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि भाई जितनी जानकारी किताबों में दे रखी है उसके 1/4 1/5 है ना, 20 to 25% के लेवल पे नोट्स को क्रिस्प करो, कंडेंस करो। तो हमारा अभी टास्क है कि कंडेंस योर नोट्स। कंडेंस करना बहुत जरूरी है नोट्स को। कंडेंस करने का तरीका मैं बता देता हूं, और कंडेंस के साथ साथ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मेन इंफॉर्मेशन सारी छोड़ दी, क्रिस्प लिख लिया है और काम की इंफॉर्मेशन सारी छोड़ दी है, ऐसा भी नहीं है। कि वो जो है इंफॉर्मेशन से भरे हुए हों, डेटा, कीवर्ड, एग्जांपल, इशू से भरे हुए हों, और साथ ही साथ बहुत कम शब्दों में बातों को लिखा गया है। तो अब टाइम है आपके अपने नोट्स को अपग्रेड। तो ये जो 3-4 महीने अभी हैं, इनमें अपने नोट्स के साथ यही व्यवहार आप लोग कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए कोड करता हूं। हर नोट्स के साथ देखिए आपने क्या करना है। जैसे आपका GS1 के अंदर सोसाइटी में एक टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट, टॉपिक है आपका, चाहे यूपीएससी का सिलेबस है चाहे आपका एचएस का सिलेबस है। देखिए हर टॉपिक के साथ आपने 4 काम करने। सबसे पहले उस टॉपिक में डिफरेंट वुमेन से जुड़े हुए कीवर्ड्स एक साथ ले, ग्लास सीलिंग इफेक्ट, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, मल्टीपल इस तरह के साथ है ना, पिंक कॉलर जॉब्स जिसको बोला जाता है, तो या फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी जो है महिलाओं के साथ है क्योंकि जॉब नहीं करी। अगर आप इकोनॉमिक के अंदर पार्टिसिपेशन देखेंगे, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन देखोगे तो विमेन का कम है। तो इस तरह के मल्टीपल कीवर्ड्स विमेन के साथ कॉइन किए गए, तो वो सारे कीवर्ड्स होने चाहिए ताकि ये कीवर्ड आपके आंसर को खूबसूरत बनाते हैं। साथ ही साथ विमेन से जुड़े हुए 50 तरह के डेटा है भाई, TFR कितना चल रहा है भाई, MMR कितना चल रहा है, सेक्स रेशियो कितना चल रहा है, लेजिस्लेशन के अंदर पार्टिसिपेशन कितना चल रहा है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना चल रहा है, जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट क्या बोलती है महिलाओं के बारे में, ऐसी, या क्राइम अगेंस्ट वुमेन का क्या परसेंटेज चल रहा है, NCRB की रिपोर्ट वुमेन के अगेंस्ट क्या है, डोमेस्टिक हरासमेंट कितने % है, सेक्सुअल असॉल्ट कितने % है। तो इस तरह के मल्टीपल रिपोर्ट्स हमारे पास वुमेन के हैं, है ना। या हमारे पास है कि लिटरेसी रेट महिलाओं का ग्रामीण में कितना है और शहरी क्षेत्रों के अंदर कितना है, ओवरऑल कितना है। ये सारे तमाम तरह के डेटा वुमेन के आपके पास हैंडी होने चाहिए। तो आपके नोट्स के अंदर क्या है, 2 पेजेस के वुमेन एम्पावरमेंट के नोट्स जिसमें कीवर्ड से लबालब भरे हैं। ऐसे ही डेटा के साथ वो काफी ज्यादा एनरिच नोट्स हमें देखने को मिलते हैं। तीसरी बात, 2-3 सालों के वर्षों के अंदर वुमेन से जुड़े हुए कई सारे मुद्दे, इश्यूज आए हैं, वो इश्यूज आपको पता होने चाहिए। यही इश्यूज से आपका करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसी का करंट अफेयर आपके पास होना चाहिए। यूपीएससी तो क्या करता है कि डायरेक्टली रहता है, जैसे कोरोना में वुमेन की क्या अवस्था थी और वुमेन के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, तो बिल्कुल नई चीजें थी, तो रिपोर्ट आई होगी, कहीं ना कहीं कोई कॉलम आया होगा अखबारों में, कहीं ना कहीं करंट अफेयर में ये मुद्दा रहा होगा। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इशू क्या है और करंट अफेयर क्या है, ये अप्रोच आपके देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट में काम आ रही है। ज्योग्राफी के अंदर काम नहीं आ रही है, हिस्ट्री के अंदर काम नहीं आ रही, क्या ये अप्रोच एनवायरमेंट में नहीं काम आ रही है? तो देखिए ये अप्रोच एनवायरमेंट के नोट्स अपग्रेड करने में काम आएगी, ये सोसाइटी को अपग्रेड करने के काम आएगी, क्या ये गवर्नेंस को अपडेट करने के काम नहीं है? तो सारे तो सब्जेक्ट आपके डायनेमिक नेचर के, पॉलिटी एंड इट्स पॉलिटिकल इशू, कितने सारे मुद्दे चल रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है या सुप्रीम कोर्ट का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है आजकल, तो ये सारे मुद्दे, ऐसे ही इकोनॉमी में ये सारा काम आएंगी रिपोर्ट्स, ऐसे ही ये आपका एनवायरमेंट के डोमेन में सब काम आएगा। तो ये सारे डायनेमिक सब्जेक्ट हैं जो आपके पेपर का अहम हिस्सा बन के सामने आते हैं। तो आप हर सब्जेक्ट के साथ इस तरह के अपने हैंडी नोट्स को डिवाइस कीजिए, कोशिश कीजिए अब A4 शीट लगाइए और 1 या 2 पेजेस के अंदर जो आपका मेंस के अंदर कोई भी टॉपिक दिया है उसको आप लोग कवर कीजिए। तो इसी तरह के हमने नीव के अंदर यही चीज करने का प्रयास किया है। बस नीव से बेनिफिट क्या है कि एक जगह पे आपकी टीचिंग भी हो जाएगी और एक ही जगह पे आपको बना बनाया कंटेंट मिल जाएगा। खुद भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये असंभव है, खुद भी आप कर सकते हो। पहला काम ये कीजिए। दूसरा, अब इस नॉलेज को अप्लाई करना। देखिए आंसर राइटिंग इज नॉट ओनली अबाउट कंटेंट, यस कंटेंट प्लेज अ मेजर रोल इन आंसर राइटिंग, बट मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस, अगर आप यूपीएससी के देखो, हिमाचल के इस बार भी पेपर था, मेरी नजर में सवाल बड़े सरल थे, सीधे थे और हल्के सवाल थे, ऐसा नहीं था बहुत गहराई उनके अंदर हो, या भाषा के अंदर पेचीदगी हो, या फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चंस का कोर समझने में कठिनाई हो, ऐसा नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, आप इन्हीं टॉपिक जो मैंने अभी बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, GS1 के अंदर सोसाइटी देख लीजिए, GS2 देख लीजिए, GS3 देख लीजिए, 4 हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हिमाचल के अंदर नहीं है। इन तीनों के यदि आप सवाल देखो यूपीएससी PYQ, तो आपको दिखेगा यार सवालों के अंदर इतनी पेचीदगी है कि यू आर नॉट एबल टू हिट द कोर ऑफ द क्वेश्चन कि पूछा क्या है आखिरी में, तो आपको समझ ही नहीं आ रही वो बात। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं, एचएस नहीं, एचएस के पेपर का लेवल बहुत हल्का है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, और जो चीज आपको चैलेंज करेगी वही आपकी मानसिक विकास में हेल्प भी करेगी। तो आप क्या कीजिए, यूपीएससी PYQs उठाइए सब्जेक्ट वाइज, और सब्जेक्ट वाइज के अंदर भी टॉपिक वाइज, इसके अंदर भी आप टॉपिक वाइज जाइए।
जब आप इसी के अंदर टॉपिक वाइज जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज जाएंगे, तो आपको काफी सारी चीजें रियलाइज होंगी कि भाई जो आप पढ़ रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, इसको आंसर में कैसे पेश किया जाए, तो आपको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग भी सीखना पड़ेगा। कंटेंट इज वन, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग इज अनदर थिंग। तो ये यूपीएससी के क्वेश्चन आपको इस चीज के लिए तैयार करेंगे। जैसे मैं अभी बोलता हूं, नवंबर का महीना है और दिसंबर का महीना है और जनवरी का महीना है, इन तीन, और इवन क्योंकि यूपीएससी तो 25 मई को है, लेकिन अब एचएच अनुबंध जो है जून के महीने में कंडक्ट किया जाता है। तो अभी आपके पास एम्पल टाइम है। जिन लोगों ने ऑलरेडी मेंस को प्रीलिम्स को होल्ड कर लिया है, मेंस को अपग्रेड कर रहे हैं, चाहे उन्होंने इस साल पेपर दिया है और पहले इंटरव्यू दिए हैं या पहले आंसर राइटिंग करी या रैंक निकाली है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो आप क्या कीजिए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूं, ताकि आपका क्योंकि सारे बच्चे यूपीएससी वाले भी हैं और हिमाचल को भी अप्रोच करें। तो स्टार्ट विद जीएस3। जीएस3 सबसे पेचीदा है। स्टार्ट विद जीएस2। अगर आप इन 4 महीनों में ये 2 सब्जेक्ट निपटा जा रहे और फिर जाके जो यूपीएससी को एस्पायर करे वो जीएस4 पे शिफ्ट कर जाए, जो केवल एचएस को एस्पायर करे वो जीएस1 पे शिफ्ट हो जाए। तो अगर आप इस ऑर्डर में ही रहना है, 1 को पहले नहीं करना, क्योंकि 1 कोर सब्जेक्ट है, आप अदरवाइज भी कर लेते हैं। 3 में पेचीदगी है, 2 के अंदर पेचीदगी है। यूपीएससी में तो 2 को आंसर राइटिंग करना बहुत टफ है, 3 को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब्जेक्ट में डाइवर्सिटी भी है और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी है भाषा के अंदर क्वेश्चन को समझने में। हिस्ट्री का क्वेश्चन समझने में कभी कठिनाई नहीं होती, ज्योग्राफी का क्वेश्चन समझने में कठिनाई नहीं होती, लेकिन पॉलिटी का क्वेश्चन, सोसाइटी का क्वेश्चन, गवर्नेंस का क्वेश्चन है ना, ऐसे ही इकोनॉमी के क्वेश्चन, जिसमें हर साल फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, फार्म सब्सिडीज के ऊपर क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग के ऊपर क्वेश्चन है, एमएसएमई के ऊपर क्वेश्चन है। तो कई सारे तो ऐसे एरियाज है जो रिपीटेडली पूछे जा रहे। तो आप जब पीवाईक्यूज करोगे आपको दिखेगा देयर इज अ ट्रेंड ऑफ रिपीटिशन, और वहां पे साथ ही साथ आपको समझ आएगा कि किस तरह से जो है आप इन क्वेश्चन को अप्रोच भी कर सकते हैं। सारा कंटेंट आपकी जेब में, लेकिन आपको जिस भाषा में सवाल पूछा गया है, जिस तरीके से सवाल पूछा है, उस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को पेश करना है, मोल्ड करना है बेसिकली। तो वो जो कला है वो आप पीवाईक्यू से सीखते चले जाएंगे। ये काम अगर आप अभी 4 महीने में कर लेते हैं तो ये 4 महीने को बहुत अच्छा यूटिलाइज करेंगे। और अभी और समय नहीं है नष्ट करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि यू डू नॉट हैव मच टाइम टू वेस्ट, और टाइम एज अ लग्जरी अब आपको इन्हीं 4 महीनों में इस सारे प्रोग्राम को जो पूरा करेगा वो अगले साल के लिए अपने को तैयार कर रहा है यूपीएससी और एचएस के लिए, और अपने आप को चैलेंज भी कर रहा है। नहीं तो एचएस के अंदर आप समझे देयर इज अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इफ यू आर गेटिंग 420, 410, 415 मार्क्स हर साल आ रहे, तो ये नहीं भी करोगे तो 450 फिर भी पहुंच सकते हो, थोड़ा बहुत और पढ़ के भी, है ना। लेकिन अगर आपको क्लीन एचएस टॉपर में जाना है या यूपीएससी को इन फ्यूचर एस्पायर करना है, तो ये वाले प्रोसेस को फॉलो करो। इससे आपको जो है काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इन फ्यूचर। और इसके अलावा भी कई सारे वीडियो बच्चे ये वो लोग भी देख रहे हैं जो हमारे कोर्स के पार्ट नहीं हैं, कई सारे हमारे कोर्स के पार्ट भी है। तो अगर आप मिलना आना चाहते हैं तो आजकल मैं चंडीगढ़ में हूं, मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, टेलीफोन के ऊपर अवेलेबल हूँ। तो उसके लिए निसंकोच होकर आप मिल सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। अगर कोई हमारा स्टूडेंट नहीं है वो भी बात कर सकता है, तो इसका ऐसा कोई लेना देना नहीं कि आप हमारे कोर्सेज में ही एनरोल होनी चाहिए तभी मेरे साथ बात कर सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।